अक्सर जब हम किसी क्रिकेट पिच के बारे में बात करते हैं मतलब हमारे दिमाग में ना एक बैलेंस की तस्वीर आती है। बिल्कुल। बैट और बॉल के बीच का एक बराबरी वाला मुकाबला। सही कहा। लेकिन फिर हम बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करते हैं और वो जो तस्वीर है ना वो पूरी तरह से बदल जाती है। एकदम 360 डिग्री बदल जाती है। हाँ, इस पिच की तुलना मैं ना एक शीशे के फर्श से करना चाहूंगी। मतलब ये दिखने में बेहद खूबसूरत और सपाट है। बल्लेबाजों के लिए इस पर चलना बहुत आसान है। लेकिन बॉलर्स के लिए वही तो, अगर किसी गेंदबाज का पैर 1 इंच भी फिसला, मेरा मतलब है उसकी लेंथ थोड़ी सी भी भटकी, तो वो सीधा उस शीशे को तोड़कर नीचे खाई में जा गिरता है। ये शीशे के फर्श वाली तुलना बिल्कुल सटीक है। मतलब इस मैदान पर आते ही ऐसा लगता है जैसे गेंदबाजों से उनके सारे हथियार छीन लिए गए हों। हाँ, उन्हें बिल्कुल निहत्था छोड़ दिया गया हो। बिल्कुल। T20 क्रिकेट का जो एक डिफेंसिव या बचाव वाला पहलू होता है ना, वो यहाँ कर पूरी तरह से गायब हो जाता है। यहाँ सर्वाइवल की नहीं बल्कि इस बात की लड़ाई होती है कि कौन सामने वाले की ज्यादा धुनाई कर सकता है, कौन ज्यादा भारी प्रहार कर सकता है। सही बात है। और देखिए यही आज की इस गहन चर्चा का केंद्र है। IPL 2026 का पहला और सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। एक बहुत ही कड़क मैच। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के लिए हमने कई प्रमुख स्रोतों को खंगाला है, जैसे कि विभिन्न खेल विशेषज्ञों के हालिया कॉलम्स, डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स के आंकड़े और जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनकी रणनीतिक चेतावनियां। हमने डेटा और एक्सपीरियंस दोनों को मिलाया है। हाँ, तो हमारा आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम दोनों टीमों के संभावित 12 खिलाड़ियों की रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे, उन प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान करेंगे जो मैच का रुख पलट सकते हैं, और ये भी समझेंगे कि इस शीशे के फर्श पर उनकी भूमिकाएं आखिर होंगी क्या। एकदम सही। जो भी क्रिकेट फैंस मैच से पहले घंटों अलग-अलग विश्लेषणों में उलझे बिना एकदम सटीक और गहरी जानकारी चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा परफेक्ट पिच साबित होने वाली है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और इस मुकाबले की जो पृष्ठभूमि है ना, वो सच में अद्भुत है। देखिए, एक तरफ RCB है जो अपना खिताब बचाने उतरी है, डिफेंडिंग चैंपियंस। हाँ, और दूसरी तरफ SRH है जो पिछले सीजन के अपने उसी आक्रामक खेल को दोहराना चाहेगी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। वो तो है। अगर हम चिन्ना स्वामी के पिच के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर 170 रन है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, अगर गहराई में जाएं तो ये 170 का आंकड़ा बहुत बड़ा धोखा है। रुको, धोखा कैसे? मतलब क्या ये असल स्कोर इससे कहीं ज्यादा होता है? बिल्कुल ज्यादा होता है। देखिए, ये जो औसत है ना, ये पिछले 15 सालों के मैचों को मिलाकर बनता है। अच्छा, तो पुराने मैच भी शामिल हैं इसमें? हाँ, लेकिन अगर हम हालिया सीजन्स को देखें तो ये एक ऐसा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है जहां 200 रन भी सुरक्षित नहीं माने जाते। बाप रे, 200 भी सुरक्षित नहीं? बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सांख्यिकीय कारण है। पिछले 5 IPL मैचों में यहां तेज गेंदबाजों ने 40 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स को सिर्फ 16 विकेट मिले हैं। अरे वाह, 40 विकेट तेज गेंदबाजों के और स्पिनर्स के सिर्फ 16? ऐसा क्यों? मतलब आमतौर पर भारतीय पिचों पर तो स्पिनर्स का दबदबा होता है ना, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? विज्ञान बहुत सीधा है। हवा का दबाव और बाउंड्री का आकार। हाँ, चिन्ना स्वामी समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है ना? एकदम सही। ऊंचाई के कारण हवा पतली होती है और गेंद हवा में ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है, और इसके साथ ही वहां की बाउंड्री बहुत छोटी है। हाँ, वो तो सब जानते हैं। अब देखिए, स्पिनर का मुख्य हथियार क्या होता है? गेंद को हवा में फ्लाइट देना, यानी बल्लेबाज को ललचाना। ताकि वो गलती करे। हाँ, लेकिन यहां अगर स्पिनर ने गेंद को फ्लाइट दी और बल्लेबाज का मिसहिट भी हुआ ना, तो वो कैच आउट होने के बजाय सीधा छक्के के लिए चला जाता है। बिल्कुल। इसीलिए कप्तान स्पिनर्स पर भरोसा करने के बजाय तेज गेंदबाजों की कटर्स और धीमी गेंदों पर ज्यादा निर्भर करते हैं, जो पिच पर टप्पा खाकर बल्लेबाजों को चकमा देती हैं। मतलब तेज गेंदबाजों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मैच में। हाँ, और अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो दोनों ही टीमों की सबसे बड़ी कमजोरी यहीं उजागर होती है। क्या कमजोरी? वो कमजोरी है प्रमुख विदेशी तेज गेंदबाजों की गैर मौजूदगी। देखिए, RCB के पास इस बार जोश हेजलवुड और यश दयाल नहीं है। ओहो, हेजलवुड का ना होना तो एक रणनीतिक आपदा है। वो तो टेस्ट मैच वाली हार्ड लेंथ को T20 में इतनी सटीकता से डालते हैं। बिल्कुल, और वो लेंथ चिन्ना स्वामी में बहुत कारगर होती है।
दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एसआरएच के पास पैट कमिंस नहीं है। ये तो और भी बड़ा झटका है। कमिंस सिर्फ उनके स्ट्राइक बॉलर ही नहीं है, बल्कि कप्तान और मिडिल ओवर्स के इन्फोर्सर भी तो हैं। सही कहा। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों टीमों के पास एक बेहद कमजोर गेंदबाजी आक्रमण है। मतलब यार, अगर दोनों टीमों के मुख्य गेंदबाज ही गायब है तो ये तो सीधा सीधा बल्लेबाजों का शूटआउट होने वाला है। एकदम शूटआउट। जो ज्यादा मारेगा वो जीतेगा। तो चलिए मैदान पर उतरने वाले उन 12 खिलाड़ियों की बात करते हैं जो इस शूटआउट का हिस्सा होंगे। लेकिन संभावित 12 पर जाने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। हाँ, पूछे। देखिए, आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, उनका आत्मविश्वास तो आसमान पर होना चाहिए। लेकिन पिछले सीजन में एसआरएच ने आरसीबी के खिलाफ क्या कहर बरपाया था, ये कोई नहीं भूला है। बिल्कुल, वो 287 और 231 रन वाले मैच। हाँ, तो क्या वो मनोवैज्ञानिक दबाव आरसीबी के गेंदबाजों पर हावी नहीं होगा? मनोवैज्ञानिक दबाव बिल्कुल होगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। एसआरएच के बल्लेबाजों को पता है कि उन्होंने इसी गेंदबाजी आक्रमण को इसी मैदान पर पहले भी तहस नहस किया है। वो उसी मसल मेमोरी के साथ उतरेंगे मैदान पर। एकदम। लेकिन आरसीबी मैनेजमेंट ने भी अपनी कमजोरियों से सीखा है और उनका जो ब्लूप्रिंट है वो इस बार थोड़ा अलग दिख रहा है। अच्छा, तो चलिए आरसीबी की संभावित 12 को खोलकर देखते हैं। ओपनिंग तो साफ लग रही है, विराट कोहली और फिल सॉल्ट होंगे। हाँ, और कप्तानी रजत पाटीदार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नंबर 3 को लेकर काफी बहस चल रही है स्रोतों में। जी, नंबर 3 पर देवदत्त पड्डिकल और वेंकटेश अय्यर को लेकर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा है टीम में। देखिए, अगर मैं आरसीबी मैनेजमेंट में होती तो मैं पड्डिकल के साथ जाती। उनका चिन्नास्वामी में खेलने का बहुत पुराना अनुभव है, वो यहाँ के एंगल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या स्रोतों का भी यही मानना है? हमारे ज्यादातर स्रोत और विशेषज्ञ बिल्कुल इसी बात से सहमत हैं। पड्डिकल की जो टाइमिंग है और उनका कद, वो उन्हें इस पिच पर अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाने में बहुत मदद करता है। और इसके बाद उनके पास मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और कृणाल पांड्या जैसे पावर हिटर्स की पूरी फौज है। हाँ, लंबी बैटिंग है। लेकिन सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात उनकी गेंदबाजी लाइनअप में है। अरे हाँ, आप भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। एसआरएच के जान रहे भुवी अब आरसीबी की लाल जर्सी में। बिल्कुल, ये किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं है। एकदम। तो भुवनेश्वर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी आज। उनके साथ जैकब डफी और मंगेश यादव होंगे। और इम्पैक्ट प्लेयर के नियम का फायदा उठाते हुए आरसीबी जरूरत के हिसाब से सुयश शर्मा या रासिक सलाम का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये आरसीबी की एक बहुत ही भारी भरकम बैटिंग यूनिट लग रही है, जो कहीं ना कहीं अपनी कमजोर बॉलिंग को अपने रनों के पहाड़ से छिपाने की कोशिश करेगी। सही कहा। अब जरा एसआरएच की तरफ देखते हैं। पैट कमिंस तो नहीं है, तो टीम की कमान किसके हाथों में है? देखिए, कमिंस की अनुपस्थिति में कप्तानी ईशान किशन संभाल रहे हैं और वो खुद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। और उनसे पहले ओपनिंग में वही खौफनाक जोड़ी दिखेगी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। बाप रे, ये तो गेंदबाजों के लिए डरावना सपना है। बिल्कुल। और इसके बाद मिडिल ऑर्डर में हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी और लियाम लिविंगस्टोन है। बैटिंग तो इनकी भी तगड़ी है, और इनकी गेंदबाजी का क्या हाल है? क्योंकि आरसीबी ने तो भुवी को अपने पाले में कर लिया है। एसआरएच की बॉलिंग में अनिकेत वर्मा, सलील अरोरा, हर्ष दुबे, जयदेव उनादकट और जीशान अंसारी हैं। और हर्षल पटेल भी तो है ना? हाँ, ये दिलचस्प बात है। हर्षल पटेल, जो कभी आरसीबी के लिए डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ माने जाते थे, वो अब एसआरएच के लिए खेलेंगे। अरे वाह, दोनों टीमों ने एक दूसरे के गेंदबाजों की अदला बदली कर ली है। बिल्कुल। और उनके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में एहसान मलिंगा या शिवांग कुमार का विकल्प मौजूद है। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने टीमों का ढांचा तो देख लिया, लेकिन असली रणनीतिक युद्ध तो उन खास मैचअप्स और प्रमुख खिलाड़ियों के बीच होगा जिन पर सबकी नजरें होंगी। एकदम सही। मैचअप्स ही तो टी20 क्रिकेट की जान होते हैं। तो चलिए इन खिलाड़ियों की भूमिकाओं को थोड़ा करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस खिलाड़ी से जो इस मैदान का निर्विवाद राजा है, विराट कोहली। विराट कोहली इस वक्त बहुत ही भूखे और एकदम फिट नजर आ रहे हैं। वो तो हमेशा ही रहते हैं। हाँ, लेकिन कोच एंडी फ्लावर का एक बहुत ही शानदार बयान स्रोत सामग्री में सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो कोहली को बैटिंग करते हुए वैसे ही एंजॉय करते हैं जैसे कभी सचिन तेंदुलकर को देखा करते थे। वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। विशेषज्ञों का मानना है कि वे इस बार 2016 वाले उस जादुई फॉर्म को दोहराने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। लेकिन रुको मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। 2016 का टी20 क्रिकेट और 2026 का टी20 क्रिकेट दोनों बहुत अलग है। हाँ,
खेल बहुत बदल गया है। बिल्कुल। 2016 में आप 10-15 गेंदें लेकर सेट हो सकते थे। आज जब एसआरएच के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद से 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं, तो क्या कोहली का वो पुराना एंकर वाला रोल आरसीबी को पीछे नहीं धकेल देगा? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन अगर हम कोहली के पिछले कुछ सीजन्स के विकास को देखें तो उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ अपने स्ट्राइक रेट में गजब का सुधार किया है। हाँ, वो स्लॉग स्वीप और स्टेप आउट करके मारना। बिल्कुल। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मैच में कोहली का रोल सिर्फ एंकर का नहीं होगा। आरसीबी उनसे 35-40 रनों की एक बेहद इम्पैक्टफुल और तेज शुरुआत की उम्मीद कर रही है। अच्छा, ताकि फिल सॉल्ट और टिम डेविड जैसे पावर हिटर्स के लिए बिना किसी दबाव का मंच तैयार हो सके। एकदम सही। और जब बिना दबाव के खेलने की बात आती है तो एसआरएच के ओपनर्स का नाम सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। ये नई पीढ़ी के जेनजी शैली के निडर बल्लेबाज हैं। इनकी बैटिंग देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। गेंद स्लॉट में आई तो सीधा स्टैंड्स में, कोई खौफ ही नहीं है। हाँ, और यहीं पर इस मैच का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मैचअप देखने को मिलेगा। आप भुवनेश्वर कुमार बनाम इन दोनों लेफ्ट हैंडर्स की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि भुवनेश्वर कुमार, जो कभी एसआरएच के लिए मैच बचाते थे, आज वो एसआरएच के ही सबसे बड़े हथियारों को रोकने उतरेंगे। ये तो एकदम पोएटिक जस्टिस जैसा लग रहा है। देखिए, चिन्नास्वामी में शाम के वक्त नई गेंद से शुरुआत के 2 ओवरों में थोड़ी स्विंग मिलती है, और भुवनेश्वर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी इन स्विंगर, जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के पैड्स पर जाकर लगती है। बिल्कुल। लेकिन अगर स्विंग नहीं मिली तो बाहर ही मिलेगी। हाँ, अगर भुवनेश्वर ने शुरुआती 2 ओवरों में इनमें से किसी एक को आउट कर दिया तो आरसीबी मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। लेकिन अगर ये दोनों शुरुआती ओवरों में टिक गए तो आरसीबी के पास डेथ ओवर्स में इन्हें रोकने के लिए कोई खास हथियार है ही नहीं। मतलब मैच का नतीजा शुरुआती 3 ओवरों में ही काफी हद तक तय हो सकता है। अच्छा, एक और मैचअप जिसकी काफी चर्चा हो रही है वो है कृणाल पांड्या का रोल। अगर एसआरएच के ये लेफ्ट हैंडर्स टिक गए तो कृणाल क्या करेंगे? ये तो एक रणनीतिक दुस्वप्न है, मतलब एक टैक्टिकल नाइटमेयर। कृणाल पांड्या एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। क्रिकेट का सामान्य नियम कहता है कि बाएं हाथ के स्पिनर की गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ आती है, जिससे मारना बहुत आसान होता है। हाँ, वो सीधा हिटिंग आंख में आती है। बिल्कुल। अगर हेड और अभिषेक 10 ओवर तक खेल गए तो कप्तान रजत पाटीदार के लिए कृणाल को गेंदबाजी देना आत्महत्या जैसा होगा। लेकिन मान लीजिए अगर एसआरएच के विकेट जल्दी गिरते हैं और हेनरिक क्लासन क्रीज पर आ जाते हैं, तब क्या होगा? क्लासन तो राइट हैंडर है ना? तब ये मुकाबला और भी रोचक हो जाएगा। क्लासन को क्राइसिस मैन कहा जाता है। वो स्पिन को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, खासकर बैकफुट पर जाकर। हाँ, उनका बैकफुट गेम बहुत स्ट्रांग है। तो जब कृणाल गेंद को तेज और फ्लैट डालेंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्लासन उन पर किस तरह से अटैक करते हैं। इन बड़े नामों के अलावा श्रोतों में कुछ एक्स फैक्टर्स का भी जिक्र है, जिनके बारे में ज्यादा शोर नहीं है, लेकिन वो खेल को पलट सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आरसीबी के लिए मध्य क्रम में जैकब बेथिल का नाम आ रहा है और एसआरएच के लिए गेंदबाजी में एहसान मलिंगा। एहसान मलिंगा का नाम इस सपाट पिच पर सच में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जो स्लिंगिंग एक्शन है वो एसआरएच के लिए एक संजीवनी बन सकता है। जो लोग गेंदबाजी के एक्शन की बारीकियों को नहीं समझते, उनके लिए थोड़ा बताएंगे कि ये स्लिंगिंग एक्शन इतना घातक क्यों होता है। देखिए, जब गेंदबाज का हाथ बिल्कुल ऊपर से आता है, मतलब हाई रिलीज होता है, तो बल्लेबाज को गेंद की ट्रैजेक्टरी जल्दी समझ आ जाती है। उसे गेंद जल्दी दिख जाती है। हाँ, लेकिन स्लिंगिंग एक्शन में हाथ साइड से आता है, जिससे गेंद का रिलीज पॉइंट बहुत नीचा होता है। स्टेडियम की भीड़ और रोशनी के बैकग्राउंड के कारण बल्लेबाज को गेंद की लाइन पिक करने में कुछ मिली सेकेंड ज्यादा लगते हैं। अच्छा, और T20 में तो मिली सेकेंड्स का ही सारा खेल है। बिल्कुल। और इस फ्लैट पिच पर जहां गेंद सीधे बल्ले पर आती है, ये मिली सेकेंड्स की देरी भी यॉर्कर को एकदम घातक बना देती है। मतलब जब बाकी गेंदबाज मार खा रहे होंगे, तब मलिंगा का ये अनोखा एक्शन उन्हें बचा सकता है। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? दोनों टीमों की बैटिंग बहुत भारी है और बॉलिंग थोड़ी कमजोर दिख रही है, और पिच एक रन फेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ। ऐसे में टॉस की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? कप्तान टॉस जीतकर क्या करना चाहेंगे? टॉस की भूमिका यहाँ बहुत ज्यादा अहम है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो चिन्नास्वामी में चेजिंग का फायदा हमेशा हावी रहता है, जिसे हम चेजिंग एडवांटेज कहते हैं। हाँ, यहाँ चेस करने वाली टीम 89 बार जीती है, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम केवल 76 बार। ये तो काफी बड़ा अंतर है। इसके पीछे ड्यू फैक्टर यानी ओस और छोटी बाउंड्री का बड़ा हाथ होता है। दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना अपेक्षाकृत आसान होता है।
कई विशेषज्ञों का सीधा सा मानना है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बिना सोचे पहले गेंदबाजी करेगी। लेकिन रुको, मैं यहाँ एक बिल्कुल अलग नजरिया रखना चाहूंगी। अगर दोनों ही टीमों की गेंदबाजी इतनी कमजोर है तो क्या टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना ज्यादा समझदारी नहीं होगी? वो कैसे? मेरा मतलब है, अगर आप पहले गेंदबाजी चुनते हैं तो आप अपनी कमजोर बॉलिंग को एसआरएच के खतरनाक ओपनर्स के सामने झोंक रहे हैं। इसके बजाय आप पहले मैदान पर उतरे, बिना किसी खौफ के बल्लेबाजी कीजिए और स्कोरबोर्ड पर 250 से ज्यादा का पहाड़ खड़ा कर दीजिए। सामने वाली टीम को बस स्कोरबोर्ड के दबाव में कुचल दीजिए। क्या ये बेहतर रणनीति नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही आक्रामक और आउट ऑफ द बॉक्स सोच है। और ये जानकर हैरानी होगी कि प्रसिद्ध क्रिकेट विश्लेषक आकाश चोपड़ा भी ठीक इसी रणनीति के वकालत करते हैं। अरे वाह! उनका भी यही मानना है कि विशेष रूप से एसआरएच को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। उनके पास जो विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम है वो निडर होकर 250 से ऊपर जाने का दम रखता है। बिल्कुल रखता है। जब आप 250 बना लेते हैं तो दूसरी पारी में सामने वाली टीम की बैटिंग कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, 1-2 अच्छे ओवर या 1-2 विकेट पूरा खेल खत्म कर सकते हैं। दबाव ही इतना होता है रनों का। हाँ, जब की बॉलिंग कमजोर हो तो बचाव करने का यही एक तरीका है कि आप इतने रन बना दें कि बचाव की जरूरत ही ना पड़े। तो कुल मिलाकर आज के इस महामुकाबले की तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। हमारे पास एक बेहद सपाट पिच है जिसे हम शीशे का फर्श कह रहे हैं। दोनों तरफ कमजोर गेंदबाजी आक्रमण है जहां प्रमुख तेज गेंदबाज नदारत हैं। और अत्यंत मजबूत आक्रामक बल्लेबाजी लाइनअप है जो पहली गेंद से प्रहार करने को तैयार है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि चौको छक्कों की बारिश वाला एक ब्लॉकबस्टर इवेंट होने वाला है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर जो लोग सुन रहे हैं उन सभी को विचार करना चाहिए। क्या सवाल? हमने हमेशा सुना है कि T20 क्रिकेट में बल्लेबाज मैच जिताते हैं लेकिन गेंदबाज टूर्नामेंट जिताते हैं। हाँ, ये तो क्रिकेट की पुरानी कहावत है। लेकिन क्या इन प्रमुख तेज गेंदबाजों की अनुपस्थिति और बल्लेबाजों का ये नया वीडियो गेम वाला निडर अवतार इन टीमों को डिफेंड करने की कोई बिल्कुल नई रणनीति खोजने पर मजबूर कर देगा? छोड़ देंगी और सिर्फ वाइड यॉर्कर डालकर रन बचाने पर फोकस करेंगी? बाप रे, ये तो एकदम अलग ही सोच है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो क्रिकेट की पुरानी किताबों में कभी नहीं लिखा गया। यही तो इस खेल की खूबसूरती है यार, ये लगातार खुद को बदलता रहता है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज रात चिन्नास्वामी में कौन सी टीम किस रणनीति के साथ उतरती है और इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर में बाजी कौन मारता है। बिल्कुल, मजा आने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज कौन सी टीम का पलड़ा आपको भारी लग रहा है और कौन सा खिलाड़ी असली गेम चेंजर साबित होगा। और हाँ, ऐसे ही और बेहतरीन अपडेट्स, सटीक विश्लेषण और क्रिकेट की गहरी समझ के लिए क्रिकेट विद स्पाइडी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक रोमांचक मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए।